बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है अपनी एआईडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट। उसको आप एक्सेस कैसे करेंगे कि आप यूट्यूब पे सर्च करें के नॉलेज, प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है? एआईडी लेक्चर्स की हमारी 4 जो लेक्चर्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ओके? तो अब मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है? आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जावा बीन्स। ठीक है, एंटरप्राइज जावा बीन्स की जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम कहते हैं EJB। ठीक हो गया। EJB इज अ स्टैंडर्ड फॉर बिल्डिंग सर्वर साइड कंपोनेंट्स इन जावा। सबसे पहली बात कि ये जो EJB है ये हमारे पास जावा का एक पार्ट है और जावा हमारे पास एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और EJB क्योंकि पार्ट है जावा का, इस वजह से EJB एक हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट है। ये मेन बात। And then agreement between components and application servers that enable any component to run in any application server. आपको याद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स और एप्लीकेशन सर्वर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और उससे क्या होता है, उस एग्रीमेंट से कि कोई भी कंपोनेंट किसी भी एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर चल सकता है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता था तो क्या होता था कि जो फर्स्ट टाइम कोड वेंडर का एप्लीकेशन सर्वर पे चलता था वो एप्लीकेशन सर्वर पे हो जाता था लॉक, फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से वो जो एग्रीमेंट की हमें ज़रूरत पेश आई। अब जो एग्रीमेंट है ना, बेसिकली ये एग्रीमेंट कौन करता है? EJB जो है ये डिफाइन करता है इस एग्रीमेंट को। ठीक हो गया। EJB कंपोनेंट्स कॉल्ड इंटरप्राइज बीन्स। EJB कंपोनेंट्स को हम इंटरप्राइज बीन्स भी कहते हैं। ये जो EJB कंपोनेंट्स होते हैं ये डिप्लॉयबल होते हैं। डिप्लॉयबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। डिप्लॉयबल है एंड कैन बी imported and loaded into an application server which hosts those components। कि EJB कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास डिप्लॉयबल है, इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे लोड कर सकते हैं एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर विच होस्ट दोज कंपोनेंट्स। तो अब बेसिकली हमारे पास EJB की 3 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? इट इज एग्रीड अपॉन बाय द इंडस्ट्री, मतलब सारी इंडस्ट्री जिसके ऊपर मुत्तफिक है कि ये काम ठीक है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यूज EJB विल बेनिफिट फ्रॉम इट्स वाइड स्प्रेड यूज। वो कहने हैं कि जो EJB को यूज कर रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में जाके फायदा होगा क्योंकि ये EJB है ना उसका बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा है। Because everyone will be on the same page. In the future, it will be easier to hire employees who understand your system. अच्छा जी, एक बात कि ये क्या होता है कि अब ना EJB का एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुका है। अब जिसने भी EJB को सीखना ना वो उसी तरीके से सीखेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने EJB सीखा वो एक मेथड से सीखेगा, किसी ने सीखा है वो दूसरे मेथड से, कोई सीखेगा वो तीसरे मेथड से, ये बात नहीं है। अब बात क्या है कि जिसने भी EJB सीखनी है वो एक स्टैंडर्ड है, उसी को फॉलो करना और उसी ने सेम चीज़ें सीखनी है। फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं। मिसाल हमारे पास क्या है कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई, एक वेबसाइट बना रहे हैं हम। तो हमारा जो क्लाइंट वन था ना वो उसके ऊपर काम कर रहा था, वो EJB के साथ काम कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उस क्लाइंट वन ने क्या किया है, मतलब अब ये कर लें कि एक क्लाइंट वन ने 1 2 3 4 स्टेप्स पे काम किया। तो अब क्या करता है कि जो क्लाइंट वन है ना वो हमें छोड़ के चला जाता है। अब हम क्या कहते हैं कि हमें कोई क्लाइंट टू मिले और वो EJB के ऊपर हमें वर्किंग करके दे। पहले तो ये था कि ये जो टू था उसने ये वन अपने तरीके से काम करता था, टू अपने तरीके से काम करता था क्योंकि पहले स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन अब क्योंकि EJB का स्टैंडर्ड आ चुका है तो जब हम क्लाइंट टू के हायर करेंगे ना तो उसे पता होगा कि अच्छा अच्छा इसने ये 4 काम कर लिए हैं, तो ये इससे फ़ैमिलियर होगा कि ओके मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ। कि अब हमें अपनी पसंद के मतलब ईज़ियर टू हायर एम्प्लॉयज़ हू अंडरस्टैंड योर सिस्टम, मतलब एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। तो इस वजह से हमें अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करने में मदद मिलेगी जो हमारे सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव योर सिस्टम। अपने सिस्टम को बेस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखनी चाहिए।
बाय रीडिंग बुक्स लाइक दिस वन, इन्होंने हिंट दिया है कि आप इस तरह की बुक्स सीख के भी, पढ़ के भी अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जो ये लर्निंग है ईजेबी को, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। Partnered with businesses and sell software since customers will accept your solution. Of train once, code anywhere. अब इसका क्या बात है, ये क्या है कि हमने एक दफ़ा ईजेबी सीख ली, और ईजेबी को हमने किसकी हेल्प से सीखा है, स्टैंडर्ड की हेल्प से। अब क्या होगा कि हमने एक दफ़ा सीख लिया, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी ईजेबी की वर्किंग आएगी हम कहीं पे भी बैठ के आराम से कौन से कोडिंग कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हमने एक दफ़ा सीख लिया तो हमें यहाँ पे किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ईजीबी का एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुका है। ठीक हो गया। पोर्टेबिलिटी इज easier. This EGB specification is published and available freely to all. क्या किया गया है कि ईजेबी की जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं इसे पब्लिश कर दिया गया है, और इसे इसकी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल कर दिया कि जो बंदा चाहता है उसे जाकर रीड आउट कर ले। सिंस ईजेबी इज अ स्टैंडर्ड, ईजेबी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, यू डू नॉट नीड टू गैम्बल ऑन अ सिंगल प्रोप्रिएटरी वेंडर आर्किटेक्चर। कि एक आर्किटेक्चर कौन सा है जो हमने ईजेबी के साथ बनाया। अब हमें पता है कि ईजेबी एक स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड है मतलब ये सही काम करेगा। अगर हम ईजीबी के ऊपर कोई काम करते हैं ना, तो इससे हमें कोई नुकसान की मतलब नहीं होगा कि मतलब अगर हम ये रन करेंगे तो कोई एरर आ जाएगा, कोई मसला मसाइल हो जाएगा, ये बात नहीं है। ये किस लिए होता है, क्योंकि ईजीबी का एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुका है। लेकिन अगर हम ईजेबी के ऊपर काम नहीं करते, हम क्या करते हैं कि कोई नया आर्किटेक्चर आया, कोई न्यू वेंडर लेके आया, अगर हम उसके ऊपर शर्त लगाते हैं ना कि हाँ जी इसको लॉन्च करें, तो इसमें हमें नुकसान है, तो इसमें हमें रिस्क है कि ये फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ईजीबी स्टैंडर्ड के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं ना, तो इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है। एंड ऑल्सो पोर्टेबिलिटी विल नेवर बी फ्री, इट इज चीपर देन विदाउट अ स्टैंडर्ड। अब पोर्टेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, पोर्टेबिलिटी ये है कि हमने कोई जावा बीन्स के साथ एक काम किया हुआ है, और हम ये कह रहे हैं कि अब हम न्यू जावा बीन बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हेल्प ले सकते हैं न्यू जावा बीन में, पुराने जावा बीन को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनहेरिट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का क्या हम लगाएंगे, मतलब ये मूवेबल है, अगर हम इसे कहीं भी यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं, फ्रीली ओपन है ये। ओके जी, अब इसका थर्ड एंड लास्ट वन इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। योर एप्लीकेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड faster because you get middleware infrastructure services such as transaction, pooling, security, and so on from the application server. There is also a less of mess to maintain. ये मैंने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया कि एप्लीकेशन सर्वर हमें मिडलवेयर सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन को कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर हमें मिडलवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके। अब क्या है कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि स्पेसिफिकेशन को इन्होंने राइट आउट कर दिया, आप चाहें तो इसे जाके रीड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जितने भी स्पेसिफिकेशन है ये इन्होंने राइट आउट की हुई है। चले जी, अब हमारे पास एक बहुत ही अहम क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आ रहा है, वाई जावा, कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को छोड़ के हम जावा को ही चूज क्यों करें। ठीक है। EGP architecture has ported only the Java language, thus for this sounds a bit restrictive. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो EGP architecture है वो सिर्फ जावा में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इस तरह पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें ये रिस्ट्रिक्शन टाइप लगता है कि हैं इतना हमने EGP सीखा तो हम इसे सिर्फ जावा में करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसे इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे इस तरह करेंगे। The good news is that Java is one of the best suited language for building components for the following reason. वो क्या कह रहे हैं कि Java एक हमारे पास बेस्ट लैंग्वेज है for building components। तो अब वो कौन से रीजन हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन सेपरेशन। We need a language that supports clean separation between interface and implementation, mainly to keep the components upgrades and maintenance to minimum. अब बेसिकली क्या होता है कि हमें जो है ना एक ऐसा environment चाहिए कि ये जो चीज़ जो इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है
वो अलग हो और जो हम उसके बैकएंड की कोडिंग है ना वो अलग हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम एक इंटरफेस कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो इंटरफेस अफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो ईजीबी डेवलपर होता है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, बिजनेस लॉजिक के ऊपर वर्क करता है, और जो इंटरफेस होता है ना वो फ्रंट एंड डेवलपर बना रहा होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वर्किंग हो रही होती है। तो अब मेनली टू कीप द कंपोनेंट्स अपग्रेड्स एंड मेंटेनेंस टू मिनिमम। इसका क्या मतलब है कि कंपोनेंट्स को अपग्रेड करना पड़ता है। ऐसी ये तो आपको पता होगा कि हम जब आईटी की एक चीज़ बनाते हैं तो इसमें डेली बाय डेली डेली उसके ऊपर अपडेट्स आते रहते हैं। हमें अक्सर एप्लीकेशंस को हमें आता रहता है नोटिफिकेशन कि आप इसे अपडेट करें, इसे अपडेट करें, मतलब चेंजेस आती रहती हैं। और हम ये जो अपग्रेड करते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर करते हैं, मतलब लॉजिक हम चेंज करते हैं। तो मेंटेनेंस टू मिनिमम। अब मेंटेनेंस टू मिनिमम का मतलब क्या है कि क्योंकि हमने इंटरफेस की कोडिंग अलग की हुई है, बैकएंड फ्रंट एंड का काम है, ये बैकएंड डेवलपर का काम है। अब अगर हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस करनी है ना हम बैकएंड डेवलपर सीखेंगे। अगर हमने इंटरफेस में कोई चेंजिंग करनी है तो हम फ्रंट एंड डेवलपर सीखेंगे। मतलब उन्हें पता होगा कि हमने कौन सा काम कहाँ पे किया, वो फटाफट से जाके वहां पे जाके सही कर देंगे। लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस को इकट्ठा करेंगे तो ये अफेक्ट कर जाता है, मतलब एक खिचड़ी सी बन जाती है कोडिंग की सारी। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हम इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग करें। Java supports this separation as a syntactic level through the interface and class keywords। अब Java ये काम कैसे करता है, इसके पास दो कीवर्ड्स हैं, एक इंटरफेस है और एक क्लास है। इसे हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है। आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग तो आती होगी। क्लास बेसिकली क्या करती है, क्लास कैन इंस्टेंशिएट वेरिएबल्स एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकती है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस कॉन्ट इंस्टेंशिएट वेरिएबल्स एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट। इंटरफेस जो है जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट नहीं करता। हमें क्लास पढ़ी है ना कि हम क्लास डिफाइन करते हैं और फिर मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जो फंक्शन हमने क्लास में डिफाइन किए होते हैं उसको हम कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये क्लास में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इंटरफेस में ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। क्लास कैन कंटेन कंक्रीट मेथड्स। क्लास में कंक्रीट मेथड होते हैं और इंटरफेस में कंक्रीट मेथड नहीं होते। अब कंक्रीट बेसिकली क्या है, method has a complete definition but it can be overridden in the inherited class। ओके, अब क्या होता है कि जो क्लास है ना उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो हम मेन में उसे जाके कॉल करते हैं। लेकिन कंक्रीट मेथड क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे कोई ऐड का फंक्शन डिफाइन किया ना, तो अगर हमने इनहेरिटेंस किया, इसको एक्सेस किया, तो इनहेरिटेंस में हमने दोबारा कोई ऐड का फंक्शन बनाया है। ठीक है, ऐड का फंक्शन बनाया, इसमें हमने कोई और कोडिंग किया, इसमें हमने कोई और कोडिंग किया। तो कंक्रीट क्या करेगा कि इस कोडिंग को इसके ऊपर ओवरराइड कर सेक्स स्पेसिफायर्स क्लास के साथ यूज होते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो इंटरफेस है उसका ओनली वन पब्लिक स्पेसिफायर, उसके साथ हम सिर्फ पब्लिक स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेफ एंड सिक्योर। The Java architecture is much safer than traditional programming language। वो क्या कह रहे हैं कि Java architecture हमारे पास बहुत ज़्यादा सेफ है। इन Java if a thread dies, हमें पता है कि अब हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टी थ्रेडेड हो चुका है, एक वक्त के ऊपर मल्टीपल वर्क्स परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जावा में क्या है कि अगर हमारा कोई थ्रेड डाई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन दी एप्लीकेशन स्टेज अप, लेकिन जो वो थ्रेड लेके आया था ना रिक्वेस्ट, उसकी वो रिक्वेस्ट कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसे देखें कि यहाँ पे कोई काम था, ऐड इसे चाहिए था, ऐड का फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन आया है, थ्रेड के साथ एक काम आया कि अब हमें ऐड चाहिए, लेकिन बाय चांस से थ्रेड हमारे पास हो जाता है डिलीट। लेकिन जावा क्या करता है कि जो उसने रिक्वेस्ट की होती है ना ऐड की, उसे कंटिन्यू रखता है। उसने ऐड की जो फिक्सिलिटी है वो उसे बैक करनी ही करनी होती है। Pointers are no longer an issue। मेमोरी लीक्स अकर मच लेस ऑफ्टन। अब जो मेमोरी ज़ाया हो रही थी ना वो भी अब बहुत कम होती है। जब डेवलपर्स टू अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील इन अ बगी वे। आपको पता होगा लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज में हमारे पास चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं, पहले से लिखी होती हैं, हम सिर्फ उसे
लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं और उसके फंक्शंस को हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो जावा है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाइब्रेरीज मौजूद हैं। इस वजह से जो डेवलपर्स हैं उन्हें शुरू से काम करने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं कि जो लाइब्रेरीज हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं और जो बिल्ट इन वर्क है उसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये लास्ट बात देखते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है। जावा रन्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, कि जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सिंस ईजीबी इज एन एप्लीकेशन ऑफ जावा, और ईजीबी भी हमारे पास एप्लीकेशन जावा का हिस्सा है, दिस मीन्स ईजीबी शुड आल्सो easily रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। इस वजह से अगर जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है, इस वजह से ईजेबी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है। 32 Unix and mainframes, they do not want to throw away these investments। अब वो क्या कह रहे हैं कि वैल्यूएबल कस्टमर जिन्होंने इन तमाम पावरफुल हार्डवेयर पे इन्वेस्ट किया है, उनके लिए बहुत बड़ा मतलब ये समझ लें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज़ाया नहीं गई, क्योंकि वो जो जावा है ईजीबी है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।